हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, या हम इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहें या परितंत्र कहें, दोनों बात एक ही है। इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, मैंने पर्यावरण पे 10 वीडियो बना दिए हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके भी उसे आप देख सकते हैं। सारे पॉइंट हैं। इसके बाद पर्यावरण के धीरे धीरे क्लासेस भी उसमें वीडियोस चलेंगे, और ये मैं इसको धीरे धीरे हर टॉपिक पे ख़त्म कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो आज हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक मूल क्रियात्मक इकाई है, जहाँ जीव आपस में आसपास के जो भौतिक पर्यावरण से क्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उस जगह पे वास करते हैं। अब इसमें शब्द आता है कि भौतिक पर्यावरण। भौतिक का मतलब होता है जलवायु, मिट्टी, तापमान, वहाँ वर्षा की मात्रा और सूर्य यानी प्रकाश, और किस तरह की वायु है, क्लाइमेट है, और उससे वो जीव आपस में जुड़ के किस तरह से क्रिया करते हैं और उनकी बनावट, संरचना और उनकी निर्भरता किस तरह से है, इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जो उसके साथ बैलेंस करके जीते हैं। ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले दिया था टेंसले ने। किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। ये आपको दिमाग में हमेशा डालना है कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन दिए थे? टेंसले ने दिया था। और इन्होंने बताया कि जैविक एवं भौतिक कारक जब एक दूसरे में आपस में मिलकर रहते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है आइकोस एवं लोगस नामक शब्द से बना है। आइकोस का अर्थ होता है वास, स्थान, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी जीवों के पर्यावरण के साथ जो संबंध बनते हैं, उनके रहने वाले जगह में किस तरह से वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसके अध्ययन को कहते क्या हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। जैसे उत्तकों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं औतिकी, भौतिक विज्ञान के अध्ययन को हम लोग कहते हैं भौतिकी। उसी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को या परितंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। यानी इकोसिस्टम के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। और ये शब्द दिया था अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले ओडम नामक पर्यावरणविद ने उसको 2 भागों में बांटा था। इस तरह से परितंत्र के 2 घटक होते हैं। एक होते हैं अजैविक घटक और एक होते हैं जैविक घटक, यानी एबायोटिक, और एक होते हैं बायोटिक। अजैविक वे होते हैं जिनमें जीव के गुण नहीं होते हैं, वो कोशिकाओं से बने हुए नहीं होते हैं। आज जबकि जैविक वे होते हैं जो कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनमें क्रिया होती है, जो बढ़ते हैं, जिनमें जनन भी होती है, उनको कहते हैं जैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। कारक का अर्थ होता है फैक्टर, प्रभावित करने वाला, जो उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। अगर उसको हटा दिया जाए तो वो चीज़ प्रभावित हो जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं कारक कहते हैं। भौतिक कारक में होता है तापमान, आर्द्रता। तापमान का मतलब उस जगह पे किस तरह का तापमान है। आर्द्रता यानी नमी, ह्यूमिडिटी, प्रकाश की मात्रा क्या है वहाँ पे, यानी प्रकाश। स्थलाकृति यानी उच्चावच वहाँ का कैसा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घास का है क्षेत्र है, या उष्ण कटिबंधीय है क्षेत्र, कहाँ पे है वो दिखाता है उसका स्थलाकृति। और वायुमंडलीय दाब, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कैसा है, ये कहलाता क्या है? भौतिक कारक होते हैं। और तापमान द्वारा निर्धारित होता है जलवायु। जितना ही हम पृथ्वी के, मान लें ये पृथ्वी है और ये है 0 अंश अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या बृहद वृत्त रेखा,
उच्च और ये है 90 अंश और नॉर्थ, और ये हो गया 90 अंश यहाँ पे नॉर्थ। देखिए छोटा छोटा दिखेगा, आप इसको आप 360p में कर लीजिए, अपने वीडियो के रेजोल्यूशन को 360p में कर लेंगे तो आपको कुछ थोड़ा आप मैनेज करिए और आपको ये दिखेगा साफ साफ। इधर बढ़ते जब हैं तो इसको कहते हैं उच्च अक्षांश, और इधर भी बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं उच्च अक्षांश। तो जब हम उच्च अक्षांश की ओर जब बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है और वहाँ बर्फ़, और जब ध्रुवों पे जाएंगे तो बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ है। और जब निम्न अक्षांश यानी 0 अंश की तरफ जब हम लोग आते हैं अक्षांश की ओर तो इसको निम्न अक्षांश कहेंगे। यहाँ तापमान बढ़ता है और इस एरिए में वर्षा और तापमान की मात्रा दोनों में वृद्धि होती है, इसलिए इस एरिए में जैव विविधता हमें ज़्यादा देखने को मिलता है निम्न अक्षांशों की तरफ। तो तापमान बहुत बड़ा फैक्टर है और ये मेन है। अगला और उसके बाद अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक का मतलब जानिए, जो जैसे लवण है, खनिज है, नमक है, मिट्टी है, चट्टान है, वायु है, ये सब अकार्बनिक होते हैं। तो इसमें है जल, वायु है, चट्टान है, हृदय है, खनिज है। अगर जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आर्द्रता अधिक होगी, तापमान अधिक होगा तो वहाँ पे आर्द्रता भी अधिक होगी, तो वहाँ की जलवायु अलग तरह की होगी। अगर वहाँ पर खनिज किस तरह के हैं उस हिसाब से वहाँ के मिट्टी का भी निर्माण होगा। अर्थात अगर वहाँ पे चट्टानें हैं, अगर चट्टानें ऐसी हैं जिनमें बहुत तरह के खनिज हैं तो उनसे अपक्षय एवं अपरदन द्वारा क्या बनेगा वहाँ पे मिट्टी, उस तरह की मिट्टी वहाँ पे बनेगी। कार्बनिक का अर्थ होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये कारक हैं वहाँ पे, कार्बनिक हैं ये। विटामिन भी हैं और भी बहुत छोटे मोटे एमिनो एसिड भी हैं, लेकिन ये मुख्यतः यही होते हैं। जैविक में क्या होते हैं, जैविक घटक कहीं पे क्या होते हैं तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक का मतलब हरे पौधे एवं शैवाल। उपभोक्ता का अर्थ होता है इसको खाने वाले, हरे पौधों को खाने वाले यानी उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव और उपभोक्ता कहलाते हैं। अपघटक का मतलब कौन से होते हैं कि वे जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर दें, उनके मौलिक तत्वों में तोड़ दें। उत्पादक क्या होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में करते हैं चेंज, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। जबकि अपघटक क्या होते हैं, ठीक इसके उल्टे होते हैं, उनको सड़ा गला के उनके मौलिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे हवा मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसमें कैल्शियम अलग इसको कर देते हैं। तो इसको बांटने वाले जो थे दो भाग में, वो थे ओडम। इससे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, वो आप जान लीजिए। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कौन किए थे तो अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किए थे टेंसले ने, और पारिस्थितिकी तंत्र के पिता ओडम को कहा गया है। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन थे, रामदेव मिश्रा। सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, महासागर। और सबसे छोटा परितंत्र क्या है, जल की बूंद। परितंत्र का आकार बहुत बड़ा है, ये पर्यावरण की एक छोटी सी कार्यात्मक इकाई है जो अपने आप में स्वायत्त होती है। ये एक गमले में लगे हुए पौधे से लेकर महासागर या तालाब की एक बूंद में जो छोटे छोटे जीवाणु कण हैं वो तक भी इसमें आते हैं। तो हम जानेंगे अब कि एक परितंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहला होता है परितंत्र एक आत्मनिर्भर संसाधन तंत्र होता है, अर्थात ये इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। इनको कहीं और से जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने बताया कि एक गमला है, गमले में पौधा जो है वो बनाता है भोजन, उसमें चींटियाँ हैं, रेंगने वाले जीव हैं, कीट होंगे, तिंगे होंगे, उस पर वास कर रहे हैं। एक्वेरियम है, उसमें भी जीव हैं, पल रहे हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि परितंत्र एक आत्मनिर्भर संसाधन होता है। इसकी अपनी एक निजी उत्पादक क्षमता होती है, यानी इसमें उत्पादक होते हैं। परितंत्र के उत्पादक ऊर्जा की उपलब्धता पर आश्रित होते हैं। परितंत्र कैसा होगा, वहाँ पे कितना ऊर्जा उसे मिल रहा है, ऊर्जा यानी प्रकाश, उस हिसाब से वो होंगे। और इसका परितंत्र का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य। पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत तो है ही सूर्य, और परितंत्र पे कौन होगा, मेन होता है सूर्य। और
परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में होता है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी कहीं और से मिलती है। ऐसा नहीं कि हमसे एनर्जी पौधों को मिलती है, ऐसा नहीं है। एक तरफ से होता है, उत्पादक से लेके उपभोक्ता और फिर अपघटक तक ये घूमता रहता है। इसकी दिशा एक होती है लेकिन, ठीक है। और इसमें मेन कौन सा होता है? स्रोत सूर्य होता है। यह एक खुला तंत्र होता है। इसमें पदार्थ एवं ऊर्जा का आगमन एवं बहिर्गमन सतत रूप से चलता रहता है। यानी इसमें ऊर्जा आया, अपघटित हुआ, बाहर गया। कोई जीव आया, समय के साथ उसमें रहा, उसके अनुसार अनुकूलित हुआ, फिर वो जीव विलुप्त हो गया। इस तरह से ये एक तरह का, इसमें जीव एवं मतलब ऊर्जा पदार्थ आते हैं जाते हैं। बहता जल है, आ रहा है जा रहा है, वायु है, आ रहा है जा रहा है। इस तरह से क्या होता है, इसमें ये एक खुला हुआ तंत्र होता है। ये याद किए रहेंगे, ये इसका इम्पोर्टेंट है। परितंत्र में जैव अनुक्रमण देखने को मिलता है, यानी पर्यावरण में परिवर्तन और जीवों का प्रतिस्थापन देखने को मिलता है। बहुत जगह पे ऐसे हैं कि कभी वो जगह समुद्र था, आज वहाँ पे रेगिस्तान है, जीव वहाँ से चले गए और अब वहाँ दूसरे तरह के जीव हैं, या वही जीव अपने आप को उस तरह से ढाल लिए। बहुत से जगह था वहाँ आज जंगल थे, आज वहाँ जंगल न हो के खेत हैं। वहाँ जीव बहुत से ऐसे हैं जो वहाँ से दूर चले गए, और जो जीव वहाँ रहने वाले थे उस हिसाब से अपने आप को वो बांट लिए, बना लिए, ढाल लिया। तो ये क्या होता है, इसमें जैव अनुक्रमण देखने को मिलता है। इसकी विशेषता है, ये खुला हुआ परितंत्र होता है। स्रोत इसमें सूर्य होता है। ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसकी निजी उत्पादकता होती है। ये आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। परितंत्र में विकास की प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती रहती है, अर्थात इसमें जीव पनपते हैं, बनते हैं, खत्म होते हैं, चलता रहता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, फिर से ये क्रम घूमता रहता है। इसलिए ये क्रिया क्रमिक चलती है। इसमें चीज़ें बढ़ती हैं, ख़त्म होती हैं, आती और जाती रहती हैं। ये क्रमिक रूप से क्रिया करती है। अब आप देखिए, ये परितंत्र का एक सामान्य वो था, लेकिन अब इसको हम आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं, सब पे उत्पादक क्या होते हैं। ये केवल एक इंट्रोडक्शन था। अब आप जानिए कि परितंत्र का जगह कहाँ पे है, किस चीज़ को हम कैसे माने। बहुत लोग समझते हैं कि पर्यावरण, परितंत्र ये क्या है, कैसे, कहाँ पे है। कोई भी चीज़ बनी है किससे? परमाणु से। परमाणु कौन चीज़ से बना है? मौलिक कणों से। इसलिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये मौलिक कण हैं, इनसे बनते हैं परमाणु। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बनता है परमाणु। परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं अणु। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का परमाणु, और फिर ये हाइड्रोजन का परमाणु बन गया H2। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु ये मिलके क्या बनाते हैं? H2O बना लेते हैं। दो हाइड्रोजन, ये मान लीजिए H2O हो गया और ये हो गया। अब इसमें 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें परमाणु 4, इसमें और इसमें ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह से परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं अणु। तो ये क्या है? पानी का अणु H2O। ये वाला क्या है? अणु। अब अणु जब आपस में मिलते हैं कई, तो वो बनाते हैं यौगिक भी, जैसे सोडियम क्लोराइड। पानी भी क्या है? यौगिक का उदाहरण है। अणु भी कह सकते हैं उसको, और ये यौगिक भी है। नमक हो गया, कोई भी लवण हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है? यौगिक है, कंपाउंड हैं। और इन्हीं यौगिकों की मात्रा को जब आप बना लेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ, कहते हैं मैटर, कहते हैं पदार्थ। पदार्थ से ही बनती है कोशिकाएं। कोशिका वाला अगर चैप्टर नहीं देखें तो मैं बायोलॉजी वाले ग्रुप पे कोशिका पढ़ाया हूँ, आगे चल के फिर से मैं उसको पढ़ाऊँगा। कोशिका बनता है। कोशिका जब एक ही तरह की कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उससे बनता है उत्तक। और जब उत्तक जब मिलते हैं तो उससे बनता है अंग।
या उपांग, और उससे बनेगा अंग बनता है। और अंगों के मिलने से, हाथ पर ये अंग हैं, मिलने से क्या बनता है? शरीर। शरीर से एक बनता है जीव। जब एक ही तरह के जीव जब एक जगह समूह में होते हैं तो उसको कहते हैं एक ही जाति या उनकी जनसंख्या। और कई तरह के जीव जब आपस में एक जगह होते हैं जमा, तो उनको जीवों का समूह कहते हैं या समुदाय कहते हैं। इसमें अलग अलग जातियों के, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जानवरों का समुदाय। उसके बाद और मानव क्या होगा? जनसंख्या, क्योंकि एक तरह का जीव है मानव। फिर उसके बाद जैविक, इसको हम लोग कहते हैं जैविक घटक कहते हैं। किसको कहेंगे? जीवों की संख्या को जैविक घटक कहते हैं। अब जैविक घटक और अजैविक घटक जब मिल जाएंगे तो बनते क्या हैं? परितंत्र बनते हैं। परितंत्र का बड़ा रूप जीवोम होता है और इससे बनता है जैव मंडल, यानी पूरा हमारा पर्यावरण, और उससे पूरा हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जब कई ठे मिलेंगे तो ये क्या है? एक तरह का ग्रह है। ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो बनता है सौर मंडल, और जब सौर मंडल कई ठे जब आपस में मिल जाते हैं तो बनता है आकाश गंगा, यानी गैलेक्सी। और कई गैलेक्सियाँ जब मिल जाएंगी, आकाश गंगाएं मिल जाती हैं तो बनता है ब्रह्मांड। तो इस तरह क्रम को समझिए। हम लोग कहाँ पे हैं? परितंत्र में हैं। जैविक अजैविक घटक को मिला है। हम लोग हर पॉइंट को आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन पॉइंट को आप याद करिए, जो ये 5 पॉइंट हैं, और प्लस ये वाले पॉइंट, और इनको समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप मेरे इस वीडियो को करिएगा लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।